स्टूडेंट्स, किसी कंट्री को सफल बनाने में और उसको इंडिपेंडेंस दिलाने में किसी एक इंडिविजुअल का हाथ होता है। फॉर एग्जांपल, जॉर्ज वॉशिंगटन ने आज़ादी दिलवाई थी यूएसए को, और हो चिन मिन ने आज़ादी दिलवाई थी वियतनाम को। वैसे ही अगर हम देखें, इंडिया के अंदर महात्मा गांधी थे जिन्होंने ह्यूज कंट्रीब्यूशन दिया हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, और एट लास्ट उन्होंने इंडिया को आज़ादी दिलवाई। सो स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर है और ये जो चैप्टर है, इसमें आज हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी के अराइवल के बारे में, कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में जाते हैं, उसके बाद इंडिया में आते हैं और कौन कौन से मूवमेंट्स को स्टार्ट करते हैं, और वो कैसे एक लीडर बन के उभरते हैं। और एट लास्ट हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट महात्मा गांधी। मैं आपको ये बता दूं कि रेवोल्ट ऑफ 1857 के बाद ब्रिटिशर्स की कॉलोनियल पॉलिसी स्टार्ट हो जाती हैं, और वो क्या करते हैं, धीरे धीरे करके मेन सिटीज़ को, बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास, इनको कंट्रोल करते हैं, कई सारी पॉलिसीज़ को पास करते हैं। उसके बाद क्या होता है, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है बाय ए.ओ. ह्यूम। उसके बाद महात्मा गांधी का अराइवल होता है 1915 में इंडिया के अंदर, और उसके बाद वो कई सारे मूवमेंट से पार्टिसिपेट करते हैं। आपने छोटी क्लासेस में सुना होगा और पढ़ा होगा कि कई सारे मूवमेंट स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी। उन्हीं मूवमेंट्स को मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। सो यू विल केम टू नो मच आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो एज ऑलवेज। सो लेट्स स्टार्ट। आई ऑलवेज फोकस टू टीच यू विथ कनेक्टिविटी। हमेशा मैं आपको फोकस करता हूं कि कनेक्टिविटी के साथ पढ़ाऊं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें बता देता हूं जो इससे पहले हुई थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ईस्ट इंडिया कंपनी अराउंड 1600 इंडिया में आती है, और 1757 में और 1764 में दो बैटल होते हैं, मेन बैटल। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है, और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। 1857 में द ग्रेट रेबिलियन होता है। जी हाँ, इसको द ग्रेट रेबिलियन भी बोलते हैं, सीपॉय म्यूटिनी भी कहते हैं, फर्स्ट वॉर फॉर इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, और रेवोल्ट ऑफ 1857 भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, 1857 के बाद डायरेक्ट ब्रिटिशर्स का रूल हो जाता है इंडिया के ऊपर, और वो क्या करते हैं, उसके बाद जो मेजर सिटीज़ हैं इंडिया की, जैसे कि मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, उसको कंट्रोल करते हैं। अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा ये पोर्ट सिटीज़ हैं, ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए पहले कब्जा उन्होंने इन्हीं के ऊपर जमाया। 1885 में फॉर्मेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आगे बढ़ जाता है। नाउ इस चैप्टर में हम क्या फोकस करेंगे, यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा कि महात्मा गांधी की लाइफ कैसी थी फ्रॉम हिज जर्नी टू साउथ अफ्रीका टू टिल हिज डेथ। साउथ अफ्रीका वो जाते हैं, उसके बाद उनकी डेथ तक मैं पूरा आपको कवर करूंगा कि वो कैसे साउथ अफ्रीका में जाते हैं, सत्याग्रह मूवमेंट चलाते हैं, 1915 में इंडिया में आते हैं, कई सारे मूवमेंट्स चलाते हैं, क्यों वो मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं और बाद में कॉल ऑफ कर देते हैं। सारे मूवमेंट्स बताऊंगा, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि मैं मूवमेंट्स के बारे में बताऊंगा और उनका क्या रोल था फ्रीडम के अंदर। उसके बाद मैं लास्ट में ये बताऊंगा कि महात्मा गांधी का सोर्स क्या है, किस सोर्स के थ्रू हमें महात्मा गांधी के बारे में पता चलता है। सो सोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो पहले मैं आपको कुछ मूवमेंट्स बता देता हूँ डेट्स के साथ। अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जब मूवमेंट्स की बारी आएगी टाइम के अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये खाली जिस्ट है, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सो 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह एंड अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होती है, 1919 में रॉलेट सत्याग्रह मूवमेंट होता है, और 1919 में और 20 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होता है। पहले खिलाफत मूवमेंट होता है, उसके बाद महात्मा गांधी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं हिंदूज के लिए। 1930 में डांडी मार्च होती है, और उसी के बाद इमीडिएटली आफ्टर डांडी मार्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी। लास्ट में 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट को देखेंगे। ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसने ब्रिटिशर्स को हिला के रख दिया था। इस मूवमेंट ने उनको ये बता दिया था कि अब हमारा इंडिया पे ज़्यादा समय तक रूल मुश्किल है, और उन्होंने इंडियंस को ये बोला, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, कि अब हम कुछ समय बाद इंडिया को लीव कर देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो अबाउट महात्मा गांधी। कुछ बेसिक सी बातें हैं। ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। He was died on 30 January 1948. He was assassinated by नाथूराम गॉडसे। नाथूराम गॉडसे ने उनकी गोली मार के हत्या कर दी थी। मेक श्योर आपको पता होगा।
ही लेफ्ट इंडिया ऑन 1893। सो उन्होंने 1893 में इंडिया को लेफ्ट कर दिया, छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि वो इंग्लैंड जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए, और उसके बाद वो एज अ लॉयर उन्हें कोई काम होता है तो वो साउथ अफ्रीका जाते हैं, और वहाँ पर वो ये देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होता है, अपार्थीड रूल होता है वहाँ पर। अपार्थीड रूल का मतलब है ब्लैक और वाइट में डिस्क्रिमिनेशन, कि जो वाइट्स थे उनको अलाउ किया जाता था, ब्लैक्स को अलाउ नहीं किया जाता था, और ह्यूज डिस्क्रिमिनेशन होता था। वहाँ पर वो जाते हैं और वहाँ पर वो सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट करते हैं नेल्सन मंडेला के साथ, और लेटर नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन जाते हैं साउथ अफ्रीका के। उसके बाद वो 1915 में इंडिया में वापस आते हैं, और वो ये देखते हैं कि जैसे उन्होंने इंडिया को छोड़ा था, अब इंडिया वैसा नहीं था, अब वो इंडिया पूरी कॉलोनी बन चुका था ब्रिटिशर्स की, कई मेजर सिटीज़, पूरा ऑल ओवर इंडिया ब्रिटिशर्स का रूल स्प्रेड हो गया था। उसके बाद वो क्या करते हैं, उनके पॉलिटिकल मेंटर होते हैं। मेंटर बाय द वे मैं आपको ये बता दूं, एक ऐसा पर्सन होता है जो एडवाइस करता है। ओके, सो पॉलिटिकल एडवाइजर थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि एडवाइस क्या करते थे महात्मा गांधी को। तो वो जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के साथ ये चेक करने के लिए कि इंडिया है वो कैसा है, कैसा जो ब्रिटिशर्स का रूल वो फैला हुआ है, कौन कौन सी लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ड्यू टू ब्रिटिश रूल, सो दैट वो इंडिया को एक्सप्लोर कर सकें, देख सकें कि कैसे जो लोग हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं इन द कॉलोनियल इंडिया। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि उस समय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी खुली थी और उसकी ओपनिंग सेरेमनी थी, इसीलिए महात्मा गांधी को इनवाइट किया गया कि वो वहां पर आएं और ओपनिंग सेरेमनी को अटेंड करें। नाउ यहाँ पर मैं ये मेंशन कर दूं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि ये एक नेशनलिस्ट यूनिवर्सिटी है, और उस समय एक नेशनलिस्ट यूनिवर्सिटी का खुलना उस कंट्री पे जिस पे ब्रिटिशर्स का रूल है वो बहुत मुश्किल था, इसीलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। महात्मा गांधी अटेंड करते हैं ओपनिंग सेरेमनी को, और वो वहां पर बहुत ही सुंदर स्पीच देते हैं। मैं आपको पहले बताता हूं कि बुक में क्या लिखा हुआ है, उसके बाद में बहुत ही सरल भाषा में आपको बताऊंगा कि उन्होंने स्पीच में बेसिकली कहा क्या। द ओपनिंग ऑफ द BHU, he said, was certainly a most gorgeous show, but he worried about the contrast between the richly backed noblemen present and millions of the poor Indians who were absent. Gandhiji told the privileged invitees that there is no salvation for India unless you strip yourself of this jewelry and hold it in trust for your countrymen in India. There can be no spirit of self-government about us. He went on, if we take away or allow others to take away from the peasants almost the world of the results of their labor, our salvation can only come through the farmer. Neither the lawyers nor the doctors nor the rich landlords are going to secure it. वहाँ पर जितने भी लोग प्रेजेंट थे वो रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। महात्मा गांधी ने ये बोला कि यहाँ पर जितने भी लोग प्रेजेंट हैं वो सारे रिच पीपल हैं, यहाँ पर कोई भी हमें पुअर पीपल देखने को नहीं मिल रहा, पीजेंट नहीं मिल रहा, आर्टिशन नहीं मिल रहा, और कोई भी अनटचेबल पर्सन नहीं मिला, और कोई भी अनटचेबल पर्सन वहां पर नहीं है। उन्होंने ये बोला कि जब तक हम इन लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी। ये भी हमारे कंट्री के लोग हैं, हमें इन सबको इन्वॉल्व करना होगा और एक यूनिटी बनानी होगी, जब भी हमें आज़ादी मिलेगी। सो वो कहते हैं कि जो पीजेंट हैं, आर्टिशन है, वो सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी हमें इन्वॉल्व करना होगा और इक्वलिटी की भावना रखनी होगी, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना होगा। वो एक पॉइंट और मेंशन करते हैं, वो ये बोलते हैं कि जितने भी लोग वहाँ पर प्रेजेंट हैं उनसे वो ये बोलते हैं कि आप अपनी ज्वेलरी है उसको फेंक दो उतार के, क्योंकि वो एक रिचनेस का सिंबल है, और जस्ट आप उन्हीं लोगों की तरह बन जाओ जैसे वो पुअर हैं। इट मीन्स उनका कहने का मीनिंग ये था कि आपको अपनी रिचनेस को शो नहीं करना है, आपको उन्हीं की तरह इक्वलिटी की भावना रखनी है और उनके साथ मिल जाना है, और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, उनके साथ मिलके मूवमेंट चलाने हैं और एट लास्ट अपनी कंट्री को आज़ाद करवाना है। नाउ ये स्पीच सुनने के बाद जो भी लोग थे वो स्पीच को छोड़ के चले जाते हैं। जो ऑर्गेनाइजर थे जिन्होंने मीटिंग में इनवाइट किया था महात्मा गांधी को, वो भी चले जाते हैं। सो डिसअपॉइंटिंग फील होता है महात्मा गांधी को, बट उसके बाद वो क्या करते हैं, कई सारे मूवमेंट से पार्टिसिपेट करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं और पीपल के लीडर बन जाते हैं। सो BHU की ओपनिंग सेरेमनी के बाद 3 ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिससे महात्मा गांधी पीपल के अमंग बहुत पॉपुलर बन जाते हैं। सो मैं आपको तीनों इंसिडेंट्स बताता हूँ। सो फर्स्ट इंसिडेंट वॉज चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में चलाया गया था। इसकी स्टोरी आप समझो, आपकी बुक में इतना एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है और मैं भी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलूंगा। सो चंपारण जो कि बिहार के अंदर लोकेटेड है, वहां पर ब्रिटिशर्स ने क्या कहा, पीसेंट्स को फोर्स किया कि आप इंडिगो ग्रो करो, नील की खेती करो,
लेकिन पीसेंट्स ने मना कर दिया क्योंकि वो चाहते थे जो इंडिगो है वो एक कमर्शियल क्रॉप है, हमें अपनी क्रॉप जो है सब्सिस्टेंस क्रॉप वो भी उगानी होगी और इससे जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो कम हो जाती, इसलिए उन्होंने क्या किया, मना कर दिया। लेकिन ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, फोर्स कर रहे थे। उसके बाद महात्मा गांधी वहां पर आते हैं और उनकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पर इतने सारे जो पीजेंट्स हैं उनकी हेल्प करते हैं महात्मा गांधी। सेकंड जो मूवमेंट था वो था खेड़ा सत्याग्रह। इसकी आप स्टोरी समझो। खेड़ा जो कि गुजरात के अंदर लोकेटेड है, वहां पर ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, टैक्स को डिमांड कर रहे थे। ओके, उस समय पे डिमांड कर रहे थे जिस समय जो पीजेंट्स की जो क्रॉप है वो फेल हो गई थी। नाउ ये रूल था कि अगर 1/4 जो क्रॉप है पीजेंट्स की वो फेल हो जाती है, खराब हो जाती है ड्यू टू सम रीजन, तो उस साल टैक्स देने की जरूरत नहीं है। बट ब्रिटिशर्स टैक्स को डिमांड कर रहे थे, इसलिए वो महात्मा गांधी के पास जाते हैं और महात्मा गांधी उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और ब्रिटिशर्स ये बोलते हैं कि ऑल राइट, आपको टैक्स देना है, जिन पीजेंट्स को वो दो, जिनको नहीं देना उनके लिए टैक्स माफ है इस साल। थर्ड जो महात्मा गांधी का मूवमेंट होता है वो था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, जिसको कहा जाता है। इसमें क्या था कि जो अहमदाबाद जो कि गुजरात के अंदर लोकेटेड है, वहां पर प्लेग की जो बीमारी है, ओके, प्लेग बीमारी है जो कि रैट्स से फैलती है, तो वो वहां पर फैल गई थी और ब्रिटिशर्स ने बोनस देने से मना कर दिया था टू द वर्कर्स। उसके बाद वो वही सेम प्रोसेस है, महात्मा गांधी के पास जाते हैं और वो स्ट्रगल करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और एट लास्ट बोनस दे दिया जाता है टू द वर्कर्स। नाउ ये जो स्टोरी है, वैसे ही जितने भी मूवमेंट्स थे, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह, इनकी पूरी अपनी एक पूरी स्टोरी है। बट आपकी बुक में इतना ही है, मैंने भी आपको इतना ही बताया है। नाउ अब आप यहाँ पर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक ऐसा पर्सन जो फॉरेन से आया था और जिसकी स्पीच सुनकर सब लोग भागे थे, वो क्या कर रहा है, वो डिफरेंट लोगों की मदद कर रहा है और जितने भी लोगों की उन्होंने मदद की थी वो सब उनको जानने लग जाते हैं और भी लोगों को बताते हैं, जिससे जो महात्मा गांधी हैं वो उस समय बहुत पॉपुलर बन जाते हैं अमंग द पीपल। उसके बाद 1919 में एक रॉस्ट एक्ट पास किया जाता है बाय ब्रिटिशर्स। कौन पास करते हैं, सर सिंडे रॉल एक्ट, जिसको कहा जाता है रॉल एक्ट। नाउ इस एक्ट में क्या था, इस एक्ट में ये था कि कोई भी पर्सन अगर पाया गया कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, स्पीच दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसको विदाउट एनी ट्रायल उसको जेल में भेज दिया जाएगा। नाउ विदाउट एनी ट्रायल का मतलब ये है कि सपोज किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया है तो वो क्या करेगा, अपने पसंद के लॉयर को हायर करेगा और अपने आप को बचा सकता है, यानी हियरिंग होगी कोर्ट के अंदर। लेकिन ट्रायल का मतलब यहाँ पर ट्रायल खत्म कर दिया। इट मीन्स अगर गवर्नमेंट को लगा कि ये पर्सन है, ये विक्टिम है, ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, तो विदाउट एनी ट्रायल उसको जेल में डाल दिया जाएगा। जितने समय तक गवर्नमेंट चाहती है वो कोर्ट में अपने आप को पेश नहीं कर सकता और अपने आप को बचा नहीं सकता। सो यहाँ पर ऐसा ही हुआ था और कई सारे जो मेजर इंडियन लीडर्स थे जिनके नाम आपकी बुक में मेंशन नहीं है, उनको अरेस्ट भी किया गया अंडर दिस एक्ट। सो वी कैन से दैट दिस वाज द रॉस्ट एक्ट एवर। रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट महात्मा गांधी ने एक रॉलेट सत्याग्रह नाम का एक मूवमेंट चलाया जो कि स्टार्ट किया गया 1919 के अंदर, और ये नेशन वाइड रॉलेट सत्याग्रह मूवमेंट के नाम से पॉपुलर हुआ। यहाँ पर लोगों ने क्या किया, यहाँ पर जितने भी शॉप्स थी, स्कूल्स थी, कॉलेजेस, उनको शट डाउन कर दिया गया, कोर्ट्स वगैरह को। नेशन वाइड हड़ताल हुई, यहाँ पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया, खादी को प्रमोट किया कि अब हमें अपने ऊपर डिपेंड रहना है, दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है और अपनी जो खादी है, इंडियन मेड क्लोथ है, उसको बनाना है। प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट डिफरेंट जगह प्रोटेस्ट हुए और लोगों ने प्रमोट किया कि हमें नॉन वायलेंस को प्रमोट करना है। ओके, नाउ इस मूवमेंट को क्रश करने के लिए एक इंसिडेंट करवाया जाता है, दैट वाज जलियांवाला बाग इंसिडेंट। सो यहाँ पर जलियांवाला बाग इंसिडेंट 1919 में होता है। आपको पता होगा जलियांवाला बाग एक बाग है जो कि लोकेटेड है पंजाब के अंदर, अमृतसर के अंदर। वहां पर क्या था, उस समय जो लोग थे वो बैसाखी का फेस्टिवल बनाने आए थे और किसी चीज को लेकर डिस्कशन करने आए थे। वो डिस्कशन करने आए होंगे मे बी अबाउट कि कैसा नेक्स्ट प्रोटेस्ट करना है अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। सो यहाँ पर जो जनरल डायर थे उन्होंने क्या किया, जो गेट था, एंट्रेंस था इस बाग का, उसको ब्लॉक कर दिया और जितने भी लोग थे उन पे फायर का ऑर्डर दे दिया। उससे क्या हुआ, नियरली 400 इंडियंस किल हो गए और कई सारे लोग इंजर हो गए। उसके बाद जब महात्मा गांधी ने ये देखा कि मेरे मूवमेंट की वजह से, मेरे मूवमेंट को क्रश करने के लिए ये इंसिडेंट हुआ है, तो उन्होंने ये सोचा कि जो मेरा मूवमेंट है वो नॉन वायलेंस की जगह वायलेंस में कन्वर्ट हो गया। और सो इमीडिएटली आफ्टर जलियांवाला बाग इंसिडेंट महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया। इन द सेम ईयर 1919 में एक और मूवमेंट स्टार्ट होता है, दैट वाज खिलाफत मूवमेंट। मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ इसकी। आपको पता होगा वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट होता है 1914 में और 1918 में। तो उस समय जो ओटोमन एम्पायर था उसने भी पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, लेकिन वो हार जाते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में
और उसके बाद जो ब्रिटिश यानी उस समय जो ब्रिटेन था वो जीत जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और ओटोमन एम्पायर हार जाता है। तो ब्रिटेन क्या करता है, जो ओटोमन एम्पायर है उनके जो भी सुल्तान हैं उनकी पावर को छीन लेते हैं क्योंकि वो हार जाते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और उनकी जितनी भी जगह थी उस पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। लेकिन जितने भी सुल्तान थे ओटोमन एम्पायर के, वो एक तरह से गुरु थे जितने भी मुस्लिम है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो जब ये पावर छीनी गई फ्रॉम द सुल्तान्स ऑफ ओटोमन एम्पायर, तो जितने भी मुस्लिम्स थे नॉट इवन इन इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मुस्लिम थे वो नाराज हो जाते ब्रिटिशर्स से, और उस इसीलिए जो मोहम्मद अली एंड शौकत अली ये क्या करते हैं, खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं 1919 में। बहुत लोगों को डाउट होता है खिलाफत मूवमेंट महात्मा गांधी स्टार्ट करते हैं, एब्सोल्युटली रॉन्ग। महात्मा गांधी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं हिंदूज के लिए। खिलाफत मूवमेंट दो अली ब्रदर्स होते हैं, मुस्लिम्स होते हैं, वो स्टार्ट करते हैं। उनका नाम याद रखना, मोहम्मद अली, शौकत अली, वो स्टार्ट करते हैं खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट किया जाता है सो दैट जो ओटोमन एम्पायर के जो भी सुल्तान्स हैं, ब्रिटेन ने जो भी पावर उनसे ली है, उनकी टेरिटरी पे कब्जा जमाया है, उसको वो छोड़ दें और सुल्तान्स को फिर से उनकी गद्दी प्रोवाइड कर दें। जब महात्मा गांधी ने ये देखा कि अब जो मुस्लिम्स हैं वो भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में हो गए हैं, तो और उनके लिए एक मूवमेंट भी स्टार्ट कर दिया गया है खिलाफत मूवमेंट बाय अली ब्रदर्स, तो उन्होंने ये सोचा कि अब मुझे हिंदूज के लिए भी मूवमेंट स्टार्ट करना है सो दैट हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट और ब्रिटिशर्स के ऊपर हमला बोल सकें। तो वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं सो दैट एक ही अम्ब्रेला के नीचे दोनों लोग आ जाएं, दोनों रिलीजियस कम्युनिटीज आ जाएं, हिंदूज और मुस्लिम। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि उस समय जितने भी मूवमेंट हुए थे बिफोर नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट, मुस्लिम्स की इन्वॉल्वमेंट इतनी थी नहीं, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी स्टार्ट कर रखी थी। इसी वजह से जो मुस्लिम्स थे उनकी इन्वॉल्वमेंट कम थी, वो थोड़े प्रो ब्रिटिशर्स थे। So Mahatma Gandhi took the advantage of Khilafat movement and thought to start a similar movement for Hindus, so that Hindus and Muslims both protest against the Britishers. So Mahatma Gandhi start करते हैं non cooperation movement in 1920. Make sure to remember this date. Now इस मूवमेंट में क्या होता है, इस मूवमेंट का देखो आप नाम से पता लगा सकते हो, नॉन कॉपरेशन मीन्स कॉपरेट नहीं करना है टू द ब्रिटिशर्स। सो नॉट टू कॉपरेट विद ब्रिटिशर्स, टैक्स वगैरह पे नहीं करना है। अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उस समय बहुत सारे जो लोग थे डिफरेंट कम्युनिटी के, उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया था। स्टूडेंट्स ने बॉयकॉट कर दिया स्कूल्स को, कॉलेजेस को, वो स्कूल्स और कॉलेजेस नहीं गए उस समय। लॉयर्स ने कोर्ट को बॉयकॉट कर दिया। आई एम टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट कोर्ट एंड स्कूल्स। नेशन वाइड हड़ताल हुई उस समय। अगर हम देखें 1921 के अंदर टोटल 396 हड़ताल हुई थी, स्ट्राइक्स हुई थी इन ऑल ओवर इंडिया। प्रमोशन ऑफ खादी ऑन लार्ज स्केल, जो खादी है उसको प्रमोट किया गया, जो कि किया गया था इन द सेम, जो कि स्वदेशी मूवमेंट में भी प्रमोट किया गया था एंड रॉलेट सत्याग्रह मूवमेंट में भी। और अनटचेबिलिटी को बैन करने पे भी लोगों ने फोकस किया कि अब हमें अनटचेबिलिटी नहीं करनी है, हमें जो लोग हैं अनटचेबल्स उनको अनटचेबल्स नहीं बोलना है, हमें इक्वलिटी की भावना लेकर आनी है। आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि महात्मा गांधी अनटचेबल्स को हरिजन्स बोलते थे। ओके, सो ये सभी चीजें हुई थी इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में एक अमेरिकन बायोग्राफर है जिनका नाम है लुइस फिस्टर। वो ये लिखते हैं, नॉन कॉपरेशन, wrote Mahatma Gandhi's American biographer Louis Fisher, became the name of an epoch in the life of India and of Gandhiji. Non-cooperation was negative enough to be peaceful, but positive enough to be effective. It entailed denial, renunciation, and self-discipline. It was training for self-rule. सो यहाँ पर जो अमेरिकन बायोग्राफर हैं लुइस फिस्टर, वो यहाँ पर ये लिखते हैं कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो थोड़ा पीसफुल कम था, यानी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये अनपीस में कन्वर्ट हो जाता है, बट इफेक्टिव भी बहुत था। और इसकी वजह से जो महात्मा गांधी थे बहुत फेमस हो गए थे। और लास्ट में वो ये बोलते हैं, इट वॉज द ट्रेनिंग फॉर सेल्फ रूल, यानी कि एक ऐसी ट्रेनिंग थी सेल्फ रूल के लिए। इट मीन्स यहाँ पर फोकस दिया गया ऑन सेल्फ रूल। सेल्फ रूल का मतलब है कि हमारा रूल होगा, हमें किसी पे कंट्री पे डिपेंड नहीं रहना है। इट मीन्स यहाँ पर अगर मैं कहूँ सिंपल भाषा में, खादी को प्रमोट किया गया। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर महात्मा गांधी को इंटरनेशनली कितना कवर किया जा रहा था। यूएस का कोई बायोग्राफर उनके बारे में लिख रहा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी बहुत पॉपुलर बने अमंग द पीपल, नॉट इवन इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट इन मार्च 1922 में एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से महात्मा गांधी इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, जो कि बहुत अच्छे से चल रहा था, उसको कॉल ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पर यह था कि बहुत सारे जो इंडियंस थे वो क्या कर रहे थे, नियर ब्रिटिश पुलिस स्टेशन वो डिमांड कर रहे थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट इन्फ्लेशन। लेकिन वहाँ पर कोई भी जो ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर था वो उनकी नहीं सुन रहा था।
वो डिमांड कर रहे थे इंडियन पीपल कि आप इन्फ्लेशन को कम करो और वहाँ पर जो अल्कोहल की सेल हो रही थी उसको भी कम करो, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं सुन रहा था। तो जो इंडियंस थे वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो जो पुलिस स्टेशन है, ब्रिटिश पुलिस स्टेशन, उसको आग लगा देते हैं, जिससे 22 ब्रिटिश ऑफिसर्स यानी 22 ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर्स मर जाते हैं। यहाँ पर महात्मा गांधी फिर से ये देखते हैं कि मेरा जो मूवमेंट है वो नॉन वायलेंस की जगह वायलेंस में कन्वर्ट हो गया, तो वो उसके बाद इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देते हैं, इट मीन स्टॉप कर देते हैं। चोरी चोरा इंसिडेंट से बहुत ही बड़ा झटका लगता है ब्रिटिशर्स को। उसके बाद वो क्या करते हैं, कई सारे इंडियंस को अरेस्ट कर लेते हैं जो भी इस चोरी चोरा इंसिडेंट के पीछे थे, इंक्लूडिंग महात्मा गांधी। जी हाँ, महात्मा गांधी को भी अरेस्ट किया जाता है क्योंकि ये उन्हीं का मूवमेंट था, उन्होंने ही इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था। सो इन मार्च 1922 मैनी इंडियंस इंक्लूडिंग महात्मा गांधी वर अरेस्टेड। नाउ जो ब्रिटिश जज थे जिनका नाम है जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड, जब वो सजा सुना रहे थे महात्मा गांधी को क्योंकि उनको अरेस्ट किया गया था कोर्ट के अंदर, तो उन्होंने एक रिमार्केबल स्पीच दी। मैं आपको स्पीच बताता हूं उन्होंने स्पीच में क्या कहा। इट वुड बी इम्पॉसिबल टू इग्नोर द फैक्ट, रिमार्क्ड द जज, दैट यू आर इन अ डिफरेंट कैटेगरी फ्रॉम एनी पर्सन आई हैव ever tried or I am likely to try. It would be impossible to ignore the fact that in the eyes of millions of your countrymen, you are a great patriotic and a leader. Even those who differ from you in politics look upon you as a man of high ideals. Since Gandhiji had violated the law, it was obligatory for the bench to sentence him to 6 years imprisonment. But, said Judge Broomfield, if the course of events in India should make it possible for the government to reduce the period and release you, no one will be better pleased than I. पहले वो महात्मा गांधी की तारीफ करते हैं, वो ये बताते हैं कि आपके जैसा इंडिविजुअल मैंने कहीं नहीं देखा, और वो ये कहते हैं कि आप बहुत सारे जो लोग हैं उनकी नज़र में एक पैट्रियोटिक लीडर हो, ट्रू लीडर हो। उसके बाद वो ये बोलते हैं कि लेकिन मुझे आपको सज़ा तो सुनानी होगी, और 6 ईयर्स की वो सज़ा सुनाते हैं। लेकिन वो ये बोलते हैं कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट आपकी सज़ा कम कर देगी तो मुझसे ज़्यादा खुश और कोई नहीं होगा। यहाँ पर हमें देखने को ये मिलता है इनकी स्पीच से कि जो ब्रिटिश लोग थे वो भी, कई सारे ब्रिटिशर्स जो थे, वो जज थे, ओके, वो भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे फ्रॉम द महात्मा गांधी। इस लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट्स। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल टीच यू हाउ द महात्मा गांधी बिकम द पीपल लीडर, और उनके जो फॉलोवर्स हैं वो कैसे बढ़ते हैं, उनसे रिलेटेड रूमर्स कैसे फैलते हैं, और वो कैसे सॉल्ट मार्च को स्टार्ट करते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या होता है, सब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। सो यहाँ पर करता हूँ वीडियो को ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।